हेलो बच्चों, उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को 30 मिनट्स के अंदर। तो जी हाँ, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना हो। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूँ अरविंद सर। और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एकदम सरल फिजिक्स। आइए शुरू करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स विद इन 30 मिनट्स हम लोग इसको करने वाले हैं। कुछ बच्चों को रहता है सर जो मैं पढ़ा रहा हूँ सर अगर उसका पीडीएफ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। और यहाँ देखिए क्या करिए, जब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पर आपको क्लास 11 फ्री पीडीएफ के नोट्स दिखेंगे। ये सारी जो पीडीएफ हैं ये अनलॉक हैं, आप आसानी से इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और अपनी पढ़ाई के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। और आपके लिए मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है जहां पर मैं आपको गाइडेंस और अपडेट्स देता हूं, जैसे जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट 100% रिजल्ट आपको मिल सके बेटा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लास 11 फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर ये बेस्ड है और साथ में मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसके साथ है बेटा। और 20 से 25 सवाल ही पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा सकते हैं और फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, एक और खुशखबरी है कि इसके साथ मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के, यानी क्लास 11 फिजिक्स में जितनी एनसीईआरटी में सवाल हैं एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में, सबका वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके सुपर इजी लैंग्वेज में इसमें दे दिया है। तो अगर आपकी मेहनत करने की इच्छा हो तो आप शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी भी अगर लगा लेंगे तो रिजल्ट धांसू आना पक्का हो जाएगा। तो शॉर्ट रिजल्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर जाइएगा स्टोर सेक्शन में, वहां आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स से दिखाई पड़ेंगे। उसको लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने रिजल्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और इसकी चर्चा करते हैं पढ़ाई की। फ्लूइड्स की बात करते हैं। तो फ्लूइड क्या होते हैं? मोटे तौर पर फ्लूइड्स हम कह सकते हैं जो फ्लो कर सके, यानी हमारी नॉलेज के अनुसार लिक्विड एंड गैसेस दोनों फ्लूइड्स की श्रेणी में आएंगे क्योंकि दोनों के दोनों फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो हमेशा वो परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट करता है कंटेनर में, जिस कंटेनर में रखा गया है। मान लीजिए इस कंटेनर में लिक्विड आपने भर रखा है, तो क्या करेगा फ्लूइड कि कंटेनर में जिस कांटेक्ट में उस सरफेस से 90 डिग्री, यहां पर इससे 90 डिग्री, यहां पे इससे 90 डिग्री, हमेशा नॉर्मली फोर्स एग्जर्ट करेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की। तो लिक्विड जैसा आपने भर रखा है कंटेनर में, नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करने वाला है। फिर ये आता है पास्कल लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि पास्कल लॉ तो एक ही है लेकिन 3 वर्जन इसके लिखे हैं। तीनों का मतलब एक है लेकिन घुमा घुमा के लिखा है। ये तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए पास्कल लॉ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहली चीज क्या है, इसमें लिखा है कि अगर आप किसी इनक्लोज्ड इनकंप्रेसिबल लिक्विड फ्लूइड में, कोई इनक्लोज्ड यानी कहीं पर किसी कंटेनर में लिक्विड रखा है और इनकंप्रेसिबल लिक्विड है यानी कि दबाने पे दबता नहीं है, आप उस पर कोई प्रेशर दोगे तो वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड ट्रांसमिट हो जाता है, यानी पूरी फ्लूइड में सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, यहां तक कि कंटेनिंग वॉल पे भी सेम प्रेशर मिलेगा। दिस इज द पास्कल लॉ। यही चीज दूसरी तरीके से कैसे कही जाती है जिसे हम समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसमें लिखा है कि प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, मतलब कोई भी कंटेनर है इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो हर दिशा में होगा, एवरी। तो जब प्रेशर एग्जर्टेड एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी प्रेशर आप एग्जर्ट कर दोगे वो हर दिशा में एग्जर्ट होता पाया जाएगा। ट्रांसमिटेड होगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इक्वली एग्जर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा वर्जन है। तीसरा वर्जन भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ग्रेविटी यानी स्मॉल जी को इग्नोर कर दो तो किसी भी लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड है ना, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह प्रेशर आपको सेम मिलेगा पास्कल लॉ के अनुसार। अगर ग्रेविटी को आप एक्सक्लूड कर दो तो, ना इग्नोर कर दो तो ये 3 जो वर्जन लिखे हैं, तीनों वर्जन आपको समझ में आने चाहिए, तभी पास्कल लॉ का रियल फील कर पाएंगे। और एक्चुअली जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ना, मैं यही बता दूं, आगे मैंने बताया है, P = H dgh rho g। ये होता है जब आप ग्रेविटी को इग्नोर नहीं करते हैं, एक्चुअल ये सिचुएशन है। लेकिन अगर इग्नोर कर देंगे तो हर जगह प्रेशर अलग अलग मिलेगा।
ये ध्यान रखिएगा, फर्क है। पास्कल लॉ के अनुसार है, ग्रेविटी इग्नोर करने पर लिक्विड में हर जगह प्रेशर सेम मिलता है। अब ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? ये फोर्स मल्टीप्लायर होती है। मतलब एक छोटा सा फोर्स स्मॉल एफ लगाकर आप बड़ी बड़ी कारें, ट्रक उठा सकते हैं। कैसे? यहाँ एक हाइड्रोलिक सिस्टम बनाते हैं, पिस्टन बनाते हैं और बीच में लिक्विड भर देते हैं इसके, ठीक है। और इस वाले पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, यानी कम रखते हैं, और फोर्स कम लगाना पड़ता है, स्मॉल है। ये जिस पर हमें लोड रखना है, कार रखनी है या और भारी चीज रखनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए लिक्विड में तो जो प्रेशर आप यहां अप्लाइड करेंगे, प्रेशर का मतलब है F अपॉन A, वही प्रेशर यहां ट्रांसमिट होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। सही तो प्रेशर जाएगा, तो यहां पे प्रेशर सेम। तो यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करूं इस जगह, इस लोड के समय में, ये फोर्स क्या है, तो फोर्स को लिख सकते हो P इंटू ए, और प्रेशर तो वही है जो यहां आपने लगाया था, वही तो प्रेशर है। तो ये F अपॉन स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए हो गया, यानी कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू एफ। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए ज्यादा बड़ा है, इसलिए छोटा फोर्स लगाकर बड़ा फोर्स आपको मिल जाता है, क्योंकि ए कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए बड़ा फैक्टर है। तो इसे बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर और हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसलिए कम फोर्स लगाकर आप ज्यादा लोड को उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया था आपके एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, लिक्विड जो होता है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो एच डी जी के बराबर मान लीजिए ये लिक्विड है। अगर इसकी हाइट हम मान लें यहां से यहां तक h है, तो यहां कितना प्रेशर देगा, एच डी जी। तो सर अभी तो आपने बताया था कि हर जगह प्रेशर सेम होता, आप तो कह रहे हैं यहां कुछ और प्रेशर मिलेगा, यहां कुछ और मिलेगा। ऐसे ही तो हो गया, क्योंकि इसकी हाइट कम हो, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी कम है। वहां पर जो पास्कल लॉ में बात की थी, वहां ग्रेविटी को इग्नोर किया गया था। अब अगर आप ग्रेविटी को इंक्लूड करेंगे, जो कि नॉर्मली करेंगे, तो उस समय फॉर्मूला ये वैलिड होता है। ये फर्क समझिएगा, कई बच्चे समझ नहीं पाते, टीचर भी ध्यान से नहीं पढ़ाते। तो P इज इक्वल टू एच डी जी या एच रो जी इज द फॉर्मूला जब आप ग्रेविटी को इंक्लूड किए हुए हो। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, पास्कल में तो इग्नोर कर दिया था। तो आप समझ गए कि अगर हाइट आप बढ़ा देंगे किसी भी फ्लूइड की, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहते हैं, तो क्योंकि हर जगह हाइट सेम है, इसलिए हर जगह हॉरिजॉन्टल लेवल पर आपको प्रेशर सेम मिलने वाला है। तो प्रेशर किससे इफेक्ट करेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, स्मॉल जी तो सबके लिए सेम हो जाएगी, और हाइट ऑफ द लिक्विड पे, इस पे प्रेशर डिपेंड करेगा। इसलिए एक आता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब हिंदी मतलब होता है विरोधाभास। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिंदी में ज्यादा समझ में आ सकता है कई बच्चों को, क्योंकि नॉर्मली हम लोग, हमारा एटमॉस्फेयर आजू बाजू हिंदी का रहता है 95% लोगों के साथ, 5% हो सकता है अंग्रेजी घर में बोलते हो। खैर एनीवे, वापसी करते हैं हम लोग। ये तीन यहाँ वेसल ली गई हैं, इन तीनों वेसल में सेम लिक्विड भरा है, सेम हाइट तक। सबकी हाइट कितनी है बेटा, यहां पर सबकी हाइट h है। तो यहां पर जो प्रेशर मिलेगा तीनों का, वो प्रेशर सेम मिलता है, क्योंकि एच डी जी प्रेशर का फॉर्मूला होता है, और यहां पर h हाइट, डेंसिटी सेम है, सेम लिक्विड, स्मॉल जी सेम है। तो चाहे ये किस भी शेप की हो, यहां ज्यादा पानी आ गया, देखिए यहां शायद उससे भी ज्यादा लग रहा है, तो पानी ज्यादा आने या कम आने से कोई मतलब नहीं है, शेप से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें किससे है, एच डी जी से, यानी हाइट ऑफ द लिक्विड से। ये जो विरोधाभास है, मतलब ज्यादा पानी है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन नहीं, प्रेशर का ज्यादा कम क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हाइट से मतलब है। पकड़ पाए होंगे। अब विस्कोसिटी की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जब किसी फ्लूइड में फ्लो होता है, तो फ्लो में मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये कोई नदी है, तालाब ले लीजिए, नदी तो बहुत बड़ी, खैर नदी ले लीजिए। नदी का ये बॉटम वाला हिस्सा है, बॉटम समझते हैं ना, नदी का तल, जमीन जहां होगी जिसके ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, ये यहां पर जो फिक्स्ड सरफेस होती है, वहां पर पानी फ्लो नहीं करता, फिक्स्ड सरफेस से जस्ट लगा हुआ पानी। और जो सरफेस होती है टॉप, नदी का तल ऊपर वाला है ना, वहां पर जब नदी फ्लो करती है तो इसकी वेलोसिटी कुछ होती है। ये लेयर नदी की, पानी की, अपनी नीची वाली लेयर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है कि वो जाना, वो तो रेस्ट पे थी कि चलो मेरे साथ। अब नीची वाली जो लेयर है, इस वाले पर पीछे फोर्स लगाती है, ड्रैगिंग फोर्स। ये कहती है हम नहीं जाएंगे, क्योंकि काहे जाए हम, लेकिन ये खींचती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये नीची वाली जो लेयर है, वो नीची वाली लेयर जो फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में,
और वो कोशिश करती है कि रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, और जो फोर्स ये नीचे वाली लेयर लगा रही है उसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। तो विस्कोसिटी समझे ना कि जब कई लेयरें एक के ऊपर एक चल रही होती हैं तो लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर की लेयरें रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय या खत्म करने की कोशिश करती हैं। वो प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की। उम्मीद, और नॉर्मल सेंस में बात करें, बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूं, कि अगर कोई लिक्विड गाढ़ा है तो ज्यादा विस्कस है, और कम गाढ़ा है तो उसे कह सकते हो कम विस्कस। ये साइंटिफिक नहीं है, मोटे तौर पे बात कर रहा हूं जिसे समझने में आसानी हो। अच्छा, अब अगर किसी में विस्कोसिटी की चर्चा हो ही गई है तो विस्कोसिटी किसमें ज्यादा किसमें कम, तो ये फोर्स का, ड्रैगिंग फोर्स का फॉर्मूला है माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये देखिए मैंने लिख दिया है ईटा, और यहां पर एरिया है, एरिया ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट, लिक्विड की लेयर्स कितनी कांटेक्ट में है, और डीवी बाई जो डीएक्स है इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स। दो लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी, डीवी बाई डीएक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। दोनों के बीच में जितना डीवी है और डीएक्स, दोनों के बीच में जो डीएक्स है, सेपरेशन। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि विस्कस फोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर इधर फ्लो कर रहा है लिक्विड तो विस्कस फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये माइनस साइन शो करता है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बातचीत हो गई। अब लिक्विड में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे विस्कोसिटी घट जाती है। ये बड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन आप ये याद रखिए, लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन गैसेस में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये सामने लाए हैं कि कहीं एग्जाम में जो पूछा जाता है आप उसका जवाब भी दे पाए। अच्छा साहब, अब आप बात करते हैं स्टोक्स लॉ का। स्टोक्स लॉ क्या बताता है कि अगर कोई लिक्विड का कॉलम बहुत बड़ा है, मतलब उसकी कोई शुरू और अंत नहीं, बहुत बड़ा कॉलम, उसमें कोई बॉल अगर आप नीचे गिरा देते हैं जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रही है v से, तो कितना विस्कस ड्रैग लगेगा। तो विस्कस ड्रैग की वैल्यू बताते हैं स्टोक्स लॉ के अनुसार, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आर है रेडियस ऑफ द बॉल, सॉलिड बॉल है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिससे, यूनिफॉर्म स्पीड जिससे गिर रहा है, और बाकी सब जान ही रहे हैं। तो दिस इज विस्कस फोर्स एंड दिस इज स्टोक्स लॉ। अब हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। देखिए क्या होता है, जब भी कोई बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में गिरती है तो शुरुआत में तो उसकी एक्सेलेरेशन या स्पीड ज्यादा होती है, धीरे धीरे क्या होता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो एक मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर लेती है। उसके बाद उसकी मैक्सिमम स्पीड नहीं बढ़ती, फिर वो नीचे उसी स्पीड से आती है। तो जो मैक्सिमम स्पीड वो गैदर करती है उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो ये लिखा हुआ दी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे आप समझिए कि बारिश की बूंद है, बादल से गिरी, अगर फ्री फॉल हो जाए, मतलब विस्कोसिटी का मामला हटा दिया जाए, तो जमीन तक आते आते इतनी तेज गिरेगी कि हमारे सर में छेद हो जाएगा। अगर गिरी हमारे सर पे, इतना इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी शुरू में बढ़ती है, लेकिन विस्कस ड्रैग होने की वजह से एक मैक्सिमम वेलोसिटी लेके वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है। इसलिए पानी की बूंद नॉर्मली हम मजा आता है अगर नहाएं आप बारिश में। ये देखिए क्यों होता है, ये देखिए फोर्स एक लग रहा है विस्कस ड्रैग ऊपर, वेट लग रहा है उस वाली बूंद का नीचे, विस्कस फोर्स ऊपर है, और यू उसका जो बायोगेंसी का फोर्स है वो भी ऊपर लग रहा है। जब ये F प्लस यू बराबर W हो जाता है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, कोई एक्सेलेरेशन मिलेगा नहीं, नेट फोर्स नहीं है, तो यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो जाती है। खैर वो सब कुछ करके टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, 2/9 आर स्क्वायर, जो बॉल या बूंद गिरा रहे हैं उसका रेडियस, और ये रो है सॉलिड की डेंसिटी, और सिग्मा है लिक्विड की डेंसिटी जिसमें गिर रहा है, G अपॉन ईटा, और ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी इस पे सवाल आते हैं डायरेक्ट, और मैंने समझा दिया कि कांड क्या हो रहा है जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। अब आता है स्टीम लाइन फ्लो। स्टीम लाइन फ्लो क्या होता है कि किसी भी लिक्विड में जब स्टीम लाइन फ्लो होता है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सेम पाथ फॉलो करते हैं। अगर पहला मॉलिक्यूल इस रास्ते पे गया है तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं इसके पीछे वाले वो सब इसी रास्ते पे जाएंगे, और अगर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी ए पॉइंट पर va है तो जितने मॉलिक्यूल पीछे से आएंगे उन सबका वेलोसिटी ए पर va होगा। ध्यान ये रखना है कि बी पॉइंट पर वेलोसिटी vb होगा, ये va vb बराबर नहीं है, यानी एक पाथ पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती है, लेकिन जहां पर जितनी है उतनी ही बनी रहेगी। ऐसे फ्लो को स्टीम लाइन फ्लो कहते हो, कि यानी पीछे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं
फ्लो, जो लिक्विड है वो वही पाथ फॉलो करे जो आगे वाला फॉलो कर रहा है, और हर पॉइंट पर वही वेलोसिटी ले जो आगे वाले ने ली है। जबकि ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है, ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो जब कई सारे एक साथ फ्लो करते हैं तो इसका ट्यूब बन जाता है, ऐसे बोलते हैं ट्यूब फ्लो, तो ट्यूबुलर फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है छपाक अपाक वाला, जैसे नदी में एक बड़ा सा पत्थर आ जाए तो पानी लड़ेगा, छपाक करके उड़ेगा, वो सिचुएशन होती है। यानी कि यहां पर जब किसी लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर हो जाती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। छपाक मतलब कोई वेलोसिटी, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता, कुछ भी हो जाता है अंडबंड, मतलब समझ गए होंगे, छपाक छुपुक करके छपर छपर पानी फ्लो करता है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है। ये एक ऐसी क्रिटिकल वेलोसिटी है जो एक वैल्यू होती है, ठीक है। आगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर हमारा आइडियल फ्लूइड है यानी कि स्टीम लाइन फ्लो हो रहा है और नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, आइडल फ्लूइड बोलते हैं उसको। तो स्टीम लाइन फ्लो के अंदर आइडल फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, एवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर वेलोसिटी कम होगी, और जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इसीलिए बोलते हैं कि डीप वाटर रन स्लोली। आप कहने का मतलब जिस नदी में या जहां पर गहराई ज्यादा होती है वहां का पानी शांत होता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जहां पर गहराई कम होती है वहां पानी का रफ्तार ज्यादा होती है। असल बात, झरने आप देखे होंगे छरपच तेजी से बह रहे होते हैं क्योंकि उनका डेप्थ कम होता है। एनीवे, आप पकड़ पाए होंगे मेरी बात। अब बात करते हैं, ये बर्नौलीज थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। तो यहां एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड इन ए स्टेडी फ्लो, जब स्टीम लाइन फ्लो होता है स्टेडी फ्लो में, तो जो आइडियल फ्लूइड होता है वो तीन तरह की एनर्जी एक्वायर करता है अपने पास। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास करोगे तो मास से डिवाइड करके हाफ v स्क्वायर लिख दोगे, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट की बात जब करोगे तो इसको आप वी स्क्वायर अपॉन जी कर दोगे। भाई इस पूरी वैल्यू को एम जी से डिवाइड कर दो। यही जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट होती है इसी को बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ये नाम काम आएगा आपके, कॉल्ड वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी हेड हो गया 1/2 वी स्क्वायर अपॉन जी। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम मतलब इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड किया, एम अपॉन वी होता है रो, तो हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, तीन तरह की एनर्जी है, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर। तो काइनेटिक की बात की, पोटेंशियल में भी mgh होती है एनर्जी, तो यूनिट मास के लिए m से डिवाइड कर दिया, वेट के लिए mg से डिवाइड कर दिया, h आ गया, तो पोटेंशियल हेड हो गया h। और पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करोगे तो mgh को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो रोजी हेड। इसको याद रखना, ये जो मैंने ब्रैकेट में बनाए इसका इस्तेमाल आप करेंगे अभी। और प्रेशर एनर्जी भी होती है। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम वी पीवी होती है, और पर यूनिट वॉल्यूम तो वी को डिवाइड मार दीजिए तो पी बता। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की बात करेंगे तो पीवी को मास से डिवाइड कर दीजिए, यानी पी अपॉन रो आ जाएगा, है ना। तो ये प्रेशर हेड है, पी अपॉन रो जी आ गया। जब आप वेट की बात कर रहे हैं, ये पर यूनिट मास है, पर यूनिट वेट, इसे बोलते हैं प्रेशर हेड। तो ये मैंने इसलिए बताया कि इस फॉर्म में चीजें लिखी जाती हैं। अब आती है बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम। ये बोलते हैं जब भी कोई आइडियल लिक्विड स्टीम लाइन फ्लो में हो, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वैलिड ये स्टीम लाइन फ्लो के लिए ही है, तो उसकी तीनों एनर्जी का सम, प्रेशर एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। ये आपकी बर्नौली थ्योरम। और ये जो सेकंड वाला लिखा है ये प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड वेलोसिटी हेड के फॉर्म में लिखा है, जो भी समझाया था आपको। तो ये है वही चीज, बस को ऊपर रोजी से डिवाइड कर दिया है। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, ये बर्नौली थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल है। ये आप समझ, स्टीम लाइन फ्लो की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रॉसलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। तो देखिए यहां पर जो इफ्लक्स का मतलब होता है वो होता है फ्लूइड और फ्लो, यानी फ्लूइड कितनी तेजी से आगे फ्लो करेगा, छेद से कैसे तेजी से निकलेगा। एक कंटेनर लिया और यहां पे हमने छेद कर दिया, तो टॉर्सलीज ने बताया था कि इसकी निकलने की स्पीड इस छेद से कितनी होगी, उतनी होगी कि अगर किसी चीज को इसकी हाइट के बराबर फ्री फॉल करा दे, तो जो स्पीड ये एक्वायर करेगी बॉडी इस पॉइंट तक आने में, वही इस फ्लूइड की यहां से निकलने की स्पीड होगी। तो फ्री फॉल वाली बात, तो v इक्वल टू अंडर रूट जी एच, क्योंकि यहां से कोई चीज गिराओगे नीचे रेस्ट पोजीशन से तो v इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एच एक्वायर करेगी। तो जितना सरफेस से हाइट है
उसकी जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी एक्वायर करेगी जितना फ्री फॉल के बाद वहां तक कोई बॉडी पहुंचने में एक्वायर करती है। ये टॉर्सलीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्स हो गया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम देखेंगे, बहुत आसान होता है। यहां पर एक स्प्रेयर लिया हुआ है, आप यहां से रबर बैलून को दबाते हैं तो यहां से स्प्रे निकलता है, जबकि स्प्रे लिक्विड नीचे है। अब देखिए इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो लगभग सेम है, रोजिए तो रोजिए सेम हो गई, छोड़ दो क्योंकि हाइट दोनों की लगभग सेम है। अब यहां पर इस जगह पर आपने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दी पीछे से, क्योंकि रबर बैलून को दबाया है, वेलोसिटी जब वेलोसिटी बढ़ गई तो आप ध्यान रखेंगे प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू कौन सी, तो बात ही छोड़ दीजिए, दोनों के लिए सेम है। इन दोनों की बात करें, वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर घटा, क्योंकि इन दोनों को प्लस होकर कांस्टेंट होना है। जब प्रेशर घट गया तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ लिक्विड चढ़ जाता है और स्प्रे करना शुरू कर देता है। ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा आता है मैग्नेस इफेक्ट। देखिए यहां पर एक बॉल है और बॉल को इस तरह से आप घुमा रहे हैं। अब मान लीजिए ये इसकी बॉल की चलने की वेलोसिटी मान लीजिए इस तरफ v1 थी और ये इस तरफ बॉल चल रही v2, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो ये v1 डैश है एयर की और ये v2 डैश एयर की है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर आपकी v1 में से v1 डैश जो एयर की है वो घट माइनस हो जाएगी, तो यहां वेलोसिटी आ जाएगी v1 माइनस v1 डैश, क्योंकि इसकी दिशा उल्टी है। तो लो वेलोसिटी से हो गया हाई प्रेशर, और यहां पर क्या हो जाता है, दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाती है। यहां पर आप लिख सकते हैं v2 प्लस v2 डैश, तो हाई वेलोसिटी मिलेगी। अब वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, तो कम प्रेशर ऊपर ज्यादा तो नीचे की तरफ घूम जाती है। जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो उसको डिटेलिंग करनी पड़ेगी हमको, तो इस तरह का वो टॉप स्पिन जो कराते हैं, जो पहले टप्पा गिरे बाद में टिप्पा गिरे, इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं। काफी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन बॉल फेंकते हैं कि बैट्समैन को लगेगा यहां टिप्पा करेगी, उससे पहले ही टिप्पा खा गई और वो कंफ्यूज हो गया, या उसने सोचा पहले यहां गिरेगी उसके बाद गिरी। तो ये स्पिनर लोग ऐसी चीजें करते हैं। खैर एनीवे, एयरक्राफ्ट विंग की बात करें तो एरोप्लेन का ये विंग है। विंग में देखिए यहां से जो एयर आ रही है, ये एयर का फ्लो, तो यहां पर कम उसको रास्ता ट्रेवल करना है, यहां ज्यादा ट्रेवल करना है, क्योंकि एयर जितनी यहां है वहीं इतनी आप पहुंचेगी, बीच में रुकने का तो ठिकाना तो है नहीं। तो इसकी स्पीड यहां पर हाई स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ी तो प्रेशर कम हो जाएगा, सीधी सी बात। यहां कम प्रेशर और यहां लो स्पीड हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा और एरोप्लेन को उठा देगा, तो उड़ने लगेगा। यही कहानी है बर्नौलीज थ्योरम की। अब क्या होता है कि कभी कभी आंधी जब आती है तो कई लोग टीन विन की शेड रखते हैं, वो हवा में उड़ जाती है छत, है ना, तो ब्लोइंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म। तो विंड स्टॉर्म में क्या हुआ, ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा तो प्रेशर हो गया कम, नीचे प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ क्या होगा, फोर्स लगेगा, छत उड़ जाएगी। तो कुल मिला के ये सब एप्लीकेशन हो गए। अब आगे की बात करते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, वो सेम मॉलिक्यूल के बीच जो लगता है, को मतलब समझिए रहे कोहेसिव। तो ये जैसे कि एक सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है, वो इसलिए स्ट्रक्चर बना रहता है कि कोहेसिव फोर्स आपस में तगड़ा होता है, जिससे वो एक स्ट्रक्चर में रहते हैं। एडहेसिव फोर्स होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। जैसे आप अपनी पेन से लिखते हैं किताब पर, कॉपी पर, तो वो इंक चिपक जाती है कॉपी पर, तो इंक और कॉपी के बीच का एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है। एडहेसिव फोर्स बोलते हैं उस फोर्स को, ये एडहेसिव फोर्स है अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी होती है कि जो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो हमेशा एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है, जो फ्री सरफेस है, पानी भरा ग्लास में, जो ग्लास के ऊपर वाला सरफेस है फ्री सरफेस, उसका स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि अपनी एरिया को कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा कर ले। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को का मैग्नीट्यूड या उसको नापने के लिए क्या करते हैं, F/L, इसी सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी सरफेस के टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एक फोर्स F ले लेते हैं। F/L को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ये पकड़े रहिएगा, प्रॉपर्टी क्या है, फ्री सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा या कोशिश, और सरफेस टेंशन कितना है किसी में, F/L के बराबर। F क्या है, फोर्स जो लग रहा है लिक्विड के टेंजेंशियली, और L जो लेंथ पकड़ी है उसके परपेंडिकुलरली। बहुत बढ़िया। सरफेस एनर्जी क्या होती है, जो वर्क डन आप करते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, वही वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज नोन एज ए सरफेस एनर्जी। फटाफट ये भी समझ गए आप। अब न्यूमेरिकली क्या होता है कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर आ जाती है। इस बात को भी याद रखिएगा कि न्यूमेरिकली जो सरफेस टेंशन है वही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में निकल आता है।
अब अगली बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस। देखिए अगर कर्व नहीं है, ये लिक्विड है, पानी समझ लीजिए, ऊपर वाली हवा है, तो इसमें अगर कोई कर्वेचर नहीं है तो ये जो प्रेशर है, ये हवा वाले को वेपर प्रेशर पीवी बोल रहे हैं, एल वाले को लिक्विड प्रेशर बोल रहे हैं। ये दोनों प्रेशर सेम होते हैं अगर अगर लेवल एकदम बराबर है, ठीक है, समझ रहे हैं, PL इक्वल टू PV। लेकिन अगर कर्व्ड सरफेस है तो जिस तरफ कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है उस तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, तो कॉनकेव इस तरफ घुमाए तो ये देखिए PL प्रेशर इज ग्रेटर देन PV। वो इसलिए होता है कि इसका जो जो सरफेस है वो इक्विलिब्रियम में रह सके, वरना इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पे देखिए ये कर्व्ड सरफेस ऊपर की तरफ है तो PV ज्यादा होगा, तो PV इज ग्रेटर देन PL। मतलब कर्व्ड सरफेस में जो कॉनकेव वाला हिस्सा है वहां प्रेशर ज्यादा मिलेगा विज़ टू सेकंड सरफेस। समझ में आई होगी बात। अब ये देखिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, अंदर बूंद भरी होती है, बाहर हवा होती है, तो इसकी फ्री सरफेस एक है, तो अंदर एक्सेस, क्योंकि जो कॉनकेव सरफेस है वो अंदर है, तो जो एक्सेस प्रेशर होता है 2 सिग्मा अपॉन आर। सिग्मा है सरफेस टेंशन, आर है इसका रेडियस ऑफ इस दिस बूंद या ड्रॉप। अब अगर हम बबल की बात करें तो बबल जो होता है, सोप बबल, इसकी इस तरह से सरफेस होती है, डायग्राम अच्छा नहीं बना है, यहां भी एयर होती है, यहां भी एयर होती है, बबल ऐसे ही होता है, तो दो फ्री सरफेस होती है। इसलिए प्रेशर इनसाइड द एक्सेस प्रेशर जो इनसाइड द बबल होता है, एयर बबल, 4 सिग्मा अपॉन आर के बराबर होता है। पीछे वाले से डबल कर दो, सिग्मा सरफेस टेंशन, आर है रेडियस ऑफ द बबल। अब आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट बड़ी सरल सी चीज होती है कि लिक्विड सरफेस पर आप टेंजेंशियली एक लाइन खींच दीजिए, तो लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो हमने टेंजेंट खींचा है लिक्विड सरफेस पे, ये एंगल नहीं लेना है, ये इनसाइड द लिक्विड है। इनसाइड द लिक्विड कौन है, थीटा। तो सॉलिड सरफेस और टेंजेंट ऑन दिस लिक्विड सरफेस पे जो एंगल आएगा उसे लेना है इनसाइड द लिक्विड। यहां इनसाइड द लिक्विड ये था इसलिए ये थीटा लिया, बाहर वाला नहीं, इनसाइड द लिक्विड हाईलाइट किया। समझ गए होंगे, पकड़ ली होगी बात आपने। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे कई चीज हम बताते हैं। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, एक्यूट का मतलब 90 से कम, तो ये कॉनकेव मेनिस्कस होता है, इस तरह का मेनिस्कस होगा, ये पानी का होता है कॉनकेव। और ऐसे बिहेवियर में क्या होता है कि एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, तो यहां पर एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा। और ऐसी चीजें जिसका एक्यूट एंगल होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो चीजों को गीला कर देती, वेट कर देती हैं। जैसे पानी है ना, तो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा तो वेटिंग द वॉल्स, पानी कहीं गिरेगा आप पोछोगे तो गीला कर देता उस सरफेस को। और अगर आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है थीटा 90 से बड़ा, जो कि मरकरी के केस में होता है, तो उस समय क्या होगा, आपको कॉन्वेक्स मेनिस्कस, मेनिस्कस मतलब ये सरफेस, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलती है। यहां पर एडेसिव फोर्स छोटा होता है कोहेसिव फोर्स से, तो ये जब कहीं गिरता है तो ये वेट नहीं करता। अगर ये कहीं आपके टेबल पे गिरेगा तो आप मरकरी पारे को उठा लीजिए, कोई गीलापन नहीं देगा, आपके हाथ पे भी रहेगा तो गीला नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्टूस एंगल है तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा, एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से कम होगा। और अगर दोनों 90 डिग्री एंगल है तो उस समय दोनों फोर्सेस एडेसिव कोहेसिव बराबर होंगे। ये बात भी पकड़ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैपिलरिटी क्या होती है, एक हम लेते हैं शीशे की ट्यूब, है ना, उसमें पतला सा बोर करते हैं, बोर का मतलब छेद, वो छेद इतना पतला होता है जिसे बाल होते हैं, तो लैटिन में वर्ड इसीलिए इसको कैपिलरी नाम बोलते हैं। जो हेयर लाइक जो बोर होते हैं, बोर मतलब छेद, एक नली में, उसे बोलते हैं कैपिलरिटी। बड़ी बड़ा वाला छेद नहीं लीजिएगा। मान लीजिए एक ट्यूब है, बड़े छेद की बात नहीं कर रहे हैं वरना सिलेंडर हो जाएगा। सॉरी, आपने एक ट्यूब ली है, उसमें हेयर लाइन छेद मतलब बाल के बराबर छेद होगा, तो ये बोर, ये कैपिलरी कहलाती है। और कैपिलरिटी क्या है कि अगर किसी फ्लूइड में उसको डिप करते हैं, तो वाटर में डिप कर रहे हैं तो वो लिक्विड चढ़ गया ऊपर, और पारे में डिप कर गया तो उसका कैपिलरी के अंदर लिक्विड का चढ़ना अपनी सराउंडिंग से, या उतर जाना अपनी सराउंडिंग से नीचे चले जाना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के वजह से भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों तक पानी पहुंचता। आपने देखेंगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 20 फीट 40 फीट 50 फीट 100 फीट के पेड़ होते हैं, तो कोई उसकी जो टॉप पर जो पत्ती होती है वहां कोई पंप थोड़ी लगा है कि जमीन का पानी वहां पहुंच जाए इतनी ऊपर 100 फीट चढ़ के। लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से जड़ें जो पानी जमीन से खींचती हैं वो 50-100 फीट के पेड़ की टिप पर भी पहुंचा देती हैं। ये कैपिलरिटी एक्शन होता है। जो आप दिया जलाते हैं दिवाली में, उसमें भी कैपिलरी एक्शन होता है, बत्ती जो बनाते हैं
उसमें जो तेल है वो या घी का दिया जला रहे तो घी पिघल कर उसके जहां लौ होती है वहां तक पहुंच जाता है, कैपिलरी एक्शन। और भी बहुत कुछ है समझाने को, लेकिन बहुत है इतना है इस वीडियो के लिए 30 मिनट्स में। एक्सैक्ट फॉर्मूला का मतलब है कि जो लिक्विड चढ़ रहा है कैपिलरी में या उतर रहा है वो कितना चढ़ता है, तो उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपन आर रो जी। ये सिग्मा सरफेस टेंशन है, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट और आर है रेडियस ऑफ कैपिलरी, और बाकी चीजें ये रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो कितना चढ़ेगा वो एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं, वो इससे आप एच से निकाल लेते हैं। अगली चीज क्या है कि इनसफिशिएंट यानी राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लिक्विड। अगर या इसको दूसरी तरीके से समझिए, मान लीजिए कहीं पर लिक्विड चढ़ा है, ये मान लीजिए चढ़ा है, आप यहां से तोड़ दीजिए ट्यूब को, तो क्या पानी छपाक से बाहर गिर जाएगा? आंसर है नहीं गिरेगा। ये क्या करेगा ना, अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट कर लेगा उसी हिसाब से। ये देखिए आर डैश नया वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब हाइट कम कर दोगे तो ये बढ़ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एच आर अपॉन एच डैश, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट कर लेगा, पानी नहीं बाहर गिरेगा। ध्यान रखिएगा, इनसफिशिएंट हाइट का मतलब उतनी हाइट नहीं मिली जितना लिक्विड चढ़ना चाह रहा था, फिर भी पानी बाहर नहीं गिरेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अब डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन, अब क्या होता है कि जब हम धुलाई करते हैं अपने कपड़ों की, आप भी धोते होंगे, मम्मी धोती होंगी, तो आप वॉशिंग पाउडर निरमा डालते हैं या जो भी वॉशिंग पाउडर आप डालते हैं वो किस लिए डालते हैं? अगर आप ऐसे ही पानी से धोने की कोशिश करेंगे तो जो ग्रीस होती, ग्रीस मतलब डर्ट कह लीजिए, डर्ट मतलब गंदगी, धूल मिट्टी जो भी है पसीने वसीने की, वो नहीं निकलती, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन उतना नहीं हो पाता, ये ग्रीस और जो क्लॉथिंग के रेशे हैं उसके बीच में घुस पाए। जब आप पाउडर डाल देते हैं डिटर्जेंट पाउडर, तो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो काफी कम हो जाता है। तो ग्रीस यानी ये समझ लीजिए ग्रीस या डर्ट और जो क्लॉथिंग के ये जो कपड़े के रेशे हैं उसके बीच में पानी घुस जाता है, तो ये डर्ट हवा में टंग जाती है और रिंस यानी कि खंगाल लेते हैं, पानी साफ हो जाता है। ये सरफेस टेंशन की कहानी है, लिखा जो है मैंने समझा दिया आपको। ये बहुत ही शानदार तरीके से 30-32 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है क्लास 11th फिजिक्स के, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और आपके मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस से भी लगे हुए हैं। 20-25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा सकते हैं, फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को पुख्ता करने के लिए इसमें एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशन, पूरी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स इस किताब का, क्लास 11 फिजिक्स का जितनी भी एक्सरसाइज और एग्जांपल सबका वीडियो सॉल्यूशन सरल भाषा में रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं इसमें, जिससे कि आप अगर श्योर शॉर्ट के साथ एनसीईआरटी लगा लेंगे तो धांसू रिजल्ट, श्योर शॉर्ट रिजल्ट आना पक्का है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और स्टोर सेक्शन जाइएगा, वहां पर क्लास 11 फिजिक्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेके लगाना शुरू कर दीजिए, समय कम है, जिससे आप अच्छा रिजल्ट ला पाए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।